फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महासिंहासन की जंग के लिए 5वें चरण का मतदान आज है और इस दौरान 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान होगा। यूपी में लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस जैसे चेहरों पर दाव है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी कल्याण बनर्जी जैसे चेहरों के प्रतिष्ठा दाव के अंदर है। बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो 5वें चरण के अंदर हैं। राजीव प्रताप रूडी, तो चलिए वापस आपको उन हॉट सीटों के बारे में बताते हैं जो सुर्खियों में है 5वें चरण के दौरान। और सबसे पहले अब आपको लेकर चलते हैं स्वर्ग, क्योंकि धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो जरा देखिए वहां कौन कौन कैंडिडेट मैदान में है। सबसे पहले आपको यही बताते हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जरा दिखाइए कौन कौन कैंडिडेट मैदान में हैं। 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बारामूला लोकसभा सीट उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है और मीर मोहम्मद फयाज से उनका मुकाबला है। पीडीपी की तरफ से वो मैदान में है, जबकि वहां जेकेपीसी की तरफ से आप देखेंगे तो सज्जाद लोन चुनावी मैदान में है। और कमाल की बात यह है कि इस सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व विधायक हैं और एक सांसद है। इसके अलावा यहां 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुकाबला यहां चतुष्कोणीय है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला पीपल्स कांग्रेस के सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला के बीच है। लेकिन शेख अब्दुल्ला रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फयाज मीर, जैसे इनकी एंट्री हुई और मीर राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो मुकाबला यहां बेहद रोमांचक हो गया है। और सिर्फ ये 3 चेहरे नहीं है, मुकाबला चतुष्कोणीय नहीं है, बल्कि यहां बारामूला लोकसभा सीट पर 23 कैंडिडेट मैदान में है। और इस सीट का जीत का अंतर लगातार कम होता आया है। और इसीलिए यहां ये सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो इस सीट से जीत पाएंगे? वहां के समीकरण क्या? हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग परसेंटेज हमेशा से कम रहा है, लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल विजेंद्र, वर्तमान में क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला किसके बीच में रहने वाला है, चतुष्कोणीय मुकाबला आपने बता दिया, लेकिन वोटिंग पैटर्न का आपने भी जिक्र किया कि ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन कितना रहता है वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। 2014 का सबसे पहले जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये यहाँ पर 2014 में हुसैन बेग प्रत्याशी थे PDP के, तो वहीं 37.6% इनका वोटिंग पैटर्न देखने को मिला। दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्षी जो कैंडिडेट शरीफुद्दीन शारिक मैदान में थे, 31.3% इनका वोट प्रतिशत दिखाई दिया। 2014 के बाद 2019 की बात कर लेते हैं। खूबसूरत धरती का स्वर्ग ये जम्मू कश्मीर, बारामूला लोकसभा क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं। 2014 के बाद अब 2019 का वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो किस तरीके से रहा है। यहाँ पर अकबर लोन और राजा एजाज अली के बीच मुकाबला रहा। अकबर लोन की बात करें तो 29.3% इनका वोट प्रतिशत देखने को मिला। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हार का सामना करना पड़ा राजा एजाज अली को, 22.7% वोट प्रतिशत इनको मिला। बिल्कुल दीपिका, और आप वैली ऑफ फ्लावर के अंदर खड़ी हैं और वो भी वहां के स्वर्ग
का वो हिस्सा है जिसको देखने लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन लोग लद्दाख भी पहुंचते हैं और लद्दाख बेहद रोमांचक इस वक्त है, क्योंकि सबसे पहले आप एक बार कैंडिडेट देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि लद्दाख क्यों रोमांचक बना हुआ है। जहां ताशी त्यांगसन को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, जबकि तेसरिंग नामग्याल को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है और मुकाबले को त्रिकोणीय निर्दलीय के तौर पर मोहम्मद हनीफा जान कर रहे हैं। दरअसल 2014 से बीजेपी यहां काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े से अलग नजर आते हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने मौजूदा निवर्तमान सांसद जामयांग तेसरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। आपको ध्यान होगा, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद नामग्याल का संसद में दिया गया भाषण पूरे देश के अंदर चर्चित हुआ। अब पार्टी ने उनकी जगह ताशी ग्यालसन को मैदान में उतारा है और इससे पार्टी के अंदर वहां कहा जा रहा है कि असंतुष्टि है। हालांकि फिर हम कह रहे हैं कि मुकाबला मोदी बनाम अदर्स है, तो क्या असंतुष्टि का नुकसान कैंडिडेट को होगा या मोदी फैक्टर का फायदा उनको होगा? बहरहाल जब नामग्याल की नाराजगी सामने आई थी तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मतभेद सुलझाने के लिए लद्दाख पहुंचे भी थे और इसके बाद जामयांग और न्यालसन प्रचार करते नजर आए थे। लेकिन 2 महीने से लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन ने बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि चुनाव अलग होते हैं। कैंडिडेट क्या वाकई में इस बार फेस है या प्रधानमंत्री मोदी फेस है? और लद्दाख जिस तरीके से भारत का अंतिम छोर है और जिस तरीके से सीमाएं लगती हैं, वहां की आवाम भी ये जानती है कि किसको दिल्ली में बैठाना है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। और जिस बयान का आप जिक्र करते हैं विजेंद्र, वो ये था कि सुनने की क्षमता रखो। बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न किस तरीके से रहा है वो हम बता देते हैं। लद्दाख क्योंकि राइडर्स काफी क्रेज यहाँ पर रखते हैं और पहुंचते हैं, लेकिन 2014 की बात करें तो यहाँ पर थुपस्तान छेवांग यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे। 26.4% इनका वोटिंग पैटर्न रहा। तो वहीं गुलाम रजा विपक्षी कैंडिडेट 26.3% इनका वोटिंग पैटर्न रहा। और देखिए कितना कम अंतर यहाँ पर रहा है और जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। लेकिन 14 के बाद 2019 की बात करना जरूरी है। और जिस तरीके से आपने भी कहा यहाँ पर चेहरा मोदी का है, लेकिन क्या वाकई में प्रत्याशियों के चेहरे पर जनता विश्वास जताने जा रही है या फिर नहीं? किसको चुनती है, प्रत्याशी को या फिर बड़े चेहरे का जिक्र आपने जिस तरीके से किया उनको? 2014 के बाद 2019 का जिक्र हम कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे जामयांग सेरिंग प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 33.9% इनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी कैंडिडेट रहे हैं सज्जाद हुसैन, यहां से जो प्रत्याशी बने लेकिन जीत नहीं पाए, महज 25.3% वोट प्रतिशत के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ा। यहां पर थोड़ा गैप नजर आता है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं उस स्टेट की जिसको बने बहुत दशक नहीं हुए हैं। बिहार से टूटकर बना झारखंड, लेकिन झारखंड की सीटें और वहां के चेहरे बेहद दिलचस्प, और बीते कुछ महीनों से जो वहां की सियासत चली वो उससे भी दिलचस्प। दिल्ली और झारखंड में इस वक्त कई चीजें कॉमन चल रही हैं। बहरहाल उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हजारीबाग लोकसभा सीट। सबसे पहले जरा देखिए कि यहां से कैंडिडेट कौन कौन मैदान में है। जहां पर कांग्रेस की तरफ से जेपी पटेल मैदान में, जबकि बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल मैदान में है। और ये जो इलाका है ना, वो कोयला के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, खनिज यहाँ काफी ज्यादा है। वहीं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र रामगढ़ और हजारीबाग जिले से मिलकर बनता है। 2019 में बीजेपी के जयंत सिन्हा चुनाव जीते थे और उनकी एक नॉलेज है जिसको हर कोई अप्रिशिएट करता है। और जिस तरीके से वो सियासत में आए और जिस तरीके से वो सियासत से बाहर गए, दोनों में ही आम आदमी उनकी रिस्पेक्ट करता है। और वो इस बार मैदान में नहीं है, मनीष जायसवाल मैदान में है। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका।
जयंत, ये बेशक यहाँ पर मैदान में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर प्रयोग जरूर किया है। बहरहाल जिस तरीके से आपने वर्तमान की स्थिति को बयां किया, तो हम बता देते हैं किस तरीके से 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर इस सीट का रहा है। तो सबसे पहले बात हम 2014 की ही कर लेते हैं। तो देखिए 2014 में यहाँ पर जयंत सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट 37.65% वोट प्रतिशत इनका रहा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सौरभ नारायण सिंह पर भरोसा जताया, लेकिन उस भरोसे को कायम नहीं रख पाए, हार गए। 22.93% इनका वोट प्रतिशत रहा। ये आप देखिए गैप थोड़ा रहा यहां पर वोट प्रतिशत में। लेकिन 2019 की हम बात कर लेते हैं। 2019 में किस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रही वो आप देखिए, यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कैंडिडेट्स के चेहरों को देखकर। एक बार फिर से बीजेपी ने जयंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया और देखिए आप देखेंगे तो कितना ज्यादा गेन किया बीजेपी प्रत्याशी ने। 67.42% इनका वोट प्रतिशत रहा यहां से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रयोग किया, गोपाल साहू को प्रत्याशी बनाया, चेहरा बदला, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए और गोपाल साहू को करारी हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर जो उनका वोट प्रतिशत रहा वो 23.06% विजेंद्र। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडरमा सीट की। दरअसल इस सीट पर सियासी मुकाबला बेहद रोमांचक, क्योंकि यह हजारीबाग से ही अलग होकर यह सीट बनी 1977 में। बहरहाल यहां पर कैंडिडेट कौन कौन है, जरा सबसे पहले यह देखिए कि इस सीट पर कैंडिडेट या कहीं कि मुकाबला किस किस के बीच में। यहां बीजेपी की मंत्री अन्नपूर्णा देवी को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है, जबकि सीपीआईएम की तरफ से विनोद कुमार सिंह मैदान में है। और यहां निर्दलीय के तौर पर जयप्रकाश वर्मा चुनावी मुकाबले को रोमांचक बनाते हुए। और इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ का मायका विश्वविख्यात है। यहाँ का रूबी मायका सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देश का पहला सैनिक स्कूल तेलिया सबसे पहले कोडरमा के अंदर ही स्थापित हुआ था और एक मंत्री के चेहरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही है हमारी सहयोगी दीपिका। और बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी का आपने जिक्र किया, इससे पहले भी वो मैदान में उतर चुकी हैं, जीत भी हासिल कर चुकी हैं, लेकिन इस बार भरोसा कायम रख पाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप 2014-2019 का जिक्र कर लेते हैं। वोटिंग पैटर्न यहाँ का किस तरीके से रहा है, सबसे पहले 2014 की हम बात करते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र 2014 में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया रविंद्र कुमार राय पर और 30.21% इनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जो विपक्षी कैंडिडेट राजकुमार यादव 22.05% इनको वोट प्रतिशत मिला। काफी ज्यादा भी अंतर नहीं कह सकते और ज्यादा गेन भी नहीं कह सकते हैं। 2019 की हम बात कर लेते हैं। अब 2014 के बाद 2019 में कैसी स्ट्रैटेजी पार्टियों की यहां पर रही है, क्योंकि लगातार जब जीत हासिल नहीं होती है तो पार्टियां अपनी रणनीति को बदलती हैं। लेकिन यहां पर 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से कौन सा कैंडिडेट मैदान में किस पार्टी की तरफ से उतारा गया वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 2014 का आप देख लीजिए, रविंद्र कुमार राय भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे, 30% से ज्यादा उनका वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ सीपीआईएम के प्रत्याशी राजकुमार यादव महज 22.05% वोटिंग पैटर्न इनका देखने को मिला। अब आप देखिए 2014 के बाद हम 2019 का जिक्र भी कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा देवी यादव पर यहां दांव लगाया बीजेपी ने और आप देखिए जब कैंडिडेट बदला तो फिर इसका फायदा भी बीजेपी को हुआ और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। 62.26% वोटिंग प्रतिशत रहा है अन्नपूर्णा देवी यादव का। दूसरी तरफ आप देखेंगे बाबूलाल मरांडी बड़ा चेहरा है और यहां 24.59% इनका वोट प्रतिशत रहा। जीत नहीं पाए, करारी हार का सामना करना पड़ गया। बिल्कुल, और अब अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है चतरा। सबसे पहले जरा देखिए यहां कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में, क्योंकि ये सीट जो है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़ी जातियों का खासा दबदबा है और यही वजह है कि कालीचरण सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कृष्णानंद त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से और नागमणि यहां बसपा की तरफ से मुकाबले को रोमांचक बनाते हुए, त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चतरा दरअसल वो सीट है जिस पर अधिकांश आबादी गांव में रहती है। वैसे हिंदुस्तान का दिल भी गांव में धड़कता है और जो गांव में आबादी रहती है उनमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में इस सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई थी। कालीचरण सिंह क्या उस जीत के जो आंकड़े हैं उनको आगे बढ़ा पाएंगे, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका कि बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा।
तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं विजेंद्र 2014 से ही, क्योंकि 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से रहा है, कैसे जनता यहाँ पर वोट करने पहुँचती है और किस तरीके से यहाँ पर मतदान होता है वो वोटिंग पैटर्न से समझ आ सकता है। आप देखिए दोनों ही कैंडिडेट, सबसे पहले इन चेहरों पर नजर डालिए। सुनील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, 31.95% इनको वोट प्रतिशत मिला। तो दूसरी तरफ हार का सामना करना पड़ गया धीरज प्रसाद साहू को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, महज 12.73% इनका वोट प्रतिशत रहा। आप देखिए कितना खराब प्रदर्शन यहाँ कांग्रेस पार्टी का रहा। लेकिन 2014 में गैप बहुत ज्यादा था वोटिंग प्रतिशत में दोनों ही कैंडिडेट के परफॉर्मेंस में। अब ऐसे में 2019 की बात हम कर लेते हैं। 2014 के बाद तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बदला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देखिए, वही प्रत्याशी 2014 में जिन पर दांव लगाया बीजेपी ने, एक बार फिर से सुनील कुमार सिंह को मैदान में उतारा, 57.03% इनको वोट प्रतिशत मिला। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी स्ट्रैटेजी को बदला, मनोज कुमार यादव को मैदान में उतारा, लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। इस बार भी 16.22% यहां पर मत प्रतिशत रहा। लेकिन कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी को जरूर बदला, लेकिन वो बदली हुई स्ट्रैटेजी काम नहीं आई और करारी हार का सामना कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उड़ीसा की सीटों की। यहाँ कौन कौन सी हॉट सीट है और वहां कौन कौन से कैंडिडेट मैदान में हैं, ये आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सुंदरगढ़ की। सुंदरगढ़ में कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर है, किन किन के बीच में मुकाबला है। सबसे पहले देखिए, ज्वेल उरांव बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दिलीप कुमार तिर्की ये बीजेडी की तरफ से मैदान में और कांग्रेस की तरफ से जनार्दन द्विवेदी चुनावी मैदान के अंदर है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में सुंदरगढ़ की जनता किसको चुनती है, ये जनता को तय करना है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। तो चलिए विजेंद्र बताते हैं कि सुंदरगढ़ की जनता ने किस तरीके से 2014-2019 में सुंदर तरीके से मतदान किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2014 की ही, और 2014 में हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट थे वो ज्वेल उरांव थे, 34.23% इनका वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्षी कैंडिडेट दिलीप कुमार तिर्की, जिसका जिक्र भी आपने किया, 32.33% इनका वोटिंग पैटर्न रहा है। यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, ज्यादा अंतर नहीं था, 2 से 3% के करीब का अंतर यहां पर देखने को मिला दोनों ही कैंडिडेट की परफॉर्मेंस में। अब आगे बढ़ते हैं 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते हैं। और 2019 में अगर आप देखेंगे तो ज्वेल उरांव एक बार फिर से बीजेपी के कैंडिडेट, इस बार इन्होंने अच्छा खासा गेन किया मत प्रतिशत में, 45.45% मत प्रतिशत इनका रहा। तो दूसरी तरफ यहां पर विपक्षी कैंडिडेट को आप देखेंगे तो सुनीता बिस्वाल को मैदान में उतारा गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात, हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ा। 25.18% विपक्षी कैंडिडेट का मत प्रतिशत देखने को मिला। बिल्कुल, और ज्वेल उरांव एक बार फिर से चुनावी मैदान में क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये जनता को तय करना है। लेकिन अस्का लोकसभा सीट से कौन कौन कैंडिडेट मैदान में हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि 1977 से पहले ये दरअसल भंजनगर के नाम से जानी जाती थी सीट। बहरहाल बीजेपी की तरफ से अनीता शुभदर्शनी चुनावी मैदान में है, यहाँ बीजेडी की तरफ से रंजीता साहू मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से यहाँ दबकांत शर्मा मैदान में है। यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ, जिसे कांग्रेस ने जीता। 1967 में भी कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 1971 में सीपीआई ने इस सीट पर जीत हासिल की। 1977 में पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर के बावजूद कांग्रेस के रामचंद्र नाथ ने इस सीट को जीता था। 80-84 में कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही। 89 में जनता दल ने खाता खोला, अनंत नारायण सिंह जीते। 91 में कांग्रेस ने फिर वापसी की। 96 में यहां से मुख्यमंत्री रह चुके बीजू पटनायक ने जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता और 2009 में इस सीट से बीजेडी के नित्यानंद प्रधान जीते। 14 में बीजेडी के लादू किशोर चुनाव जीते और 19 में लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था और स्वयं ने इस सीट से लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीता और बीजेडी ने 2019 में इस सीट को बरकरार रखा था। और बीजेडी से इस बार चुनावी मैदान में कौन है? रंजीता साहू। क्या बीजेडी यहां एक बार फिर से विजय होगी? कांग्रेस अपने गढ़ को वापस लेगी या बीजेपी इस सीट पर दमदार वापसी कर पाएगी या कहीं की खाता खोल पाएगी? ये जनता को तय करना है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका।
बिल्कुल अस्का की अगर बात कर लें, जिस तरीके से विजेंद्र आपने भी बताया यहाँ पर किस तरीके से पहले कौन सी पार्टी पर भरोसा कैंडिडेट पर भरोसा जताती जनता नजर आई थी, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि अलग अलग पार्टियों के लिए जनता का मन जरूर बदला है। बहरहाल 2014-2019 की हम बात कर लेते हैं, वोटिंग पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर लड्डू किशोर स्वयं मैदान में थे। 61.47% इनका वोटिंग पैटर्न रहा बीजेडी के प्रत्याशी। तो दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी ने श्री लोकनाथ राठ को मैदान में उतारा, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ गया। महज 26.05% इनका वोटिंग पैटर्न रहा है। और आप देखेंगे दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो काफी ज्यादा गैप रहा है वोटिंग पैटर्न में यहाँ पर। लेकिन 2014 के बाद 2019 की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके से किसने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला, किसने किस तरीके से दांव किस पर लगाया, वो आप देखिए। यहाँ बीजेडी ने प्रमिला बिसोई को मैदान में उतारा और यहाँ पर अच्छी खासी जीत बीजेडी को हुई। 54.52% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा है प्रमिला का। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी को बदला, थोड़ा प्रयोग किया, अनीता प्रियदर्शनी को मैदान में उतारा। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा गेन जरूर किया। 34.33% अनीता प्रियदर्शनी का वोटिंग प्रतिशत रहा। बिल्कुल दीपिका, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बलांगीर लोकसभा सीट की। जरा सबसे पहले देखिए इस सीट पर कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से संगीता सिंह देव चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेडी की तरफ से सुरेंद्र सिंह भोई मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से मनोज मिश्रा चुनावी मैदान में। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बीजेडी यहां अपने वर्चस्व के साथ चुनाव लड़ती है। कांग्रेस और बीजेडी पे मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार उन राज्यों के अंदर मेहनत करती नजर आई जहां उनका जनाधार नहीं था, तो क्या 2024 यहां उनके जनाधार को बढ़ाते हुए सीटों को बढ़ाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल, बलांगीर लोकसभा क्षेत्र में इस बार किस तरीके से मुकाबला किन कैंडिडेट्स के बीच में है वो आपने बता दिया, लेकिन हम बता देते हैं अपने दर्शकों को 2014-2019 में किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग पैटर्न रहा है। शुरुआत करते हैं 2014 से ही हम, और आप देखेंगे यहाँ पर कलिकेश नारायण सिंह बीजेडी के प्रत्याशी थे। 39.46% इनका मत प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने संगीता सिंह देव को मैदान में उतारा। 30.38% वोट प्रतिशत इनको मिला। हालांकि 2014 के बाद 2019 का जिक्र होना ही बहुत जरूरी है, जिससे कि बेहतर तरीके से जनता जिस तरीके से मतदान के लिए निकलती है वहां की, लेकिन हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि यहां पर किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है। 2014 के बाद 2019 का हम जिक्र कर लेते हैं। अब 2019 में आप देखिए संगीता सिंह देव को एक बार फिर से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। 38.12% यहां पर इनका वोटिंग पैटर्न रहा और ये जीत गए इस बार। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेडी ने कलिकेश नारायण सिंह को मैदान में उतारा। 36.62% मत प्रतिशत रहा। 2014 में भी यही कैंडिडेट थे, 2019 में भी पार्टियों ने इन्हीं को उतारा, लेकिन इस बार बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। 28 मिनट के बाद 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनमें राहुल गांधी और राजनाथ सिंह सरीके नेता हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग राज्यों की हॉट सीट के बारे में बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं और पश्चिम बंगाल की जो पहली हॉट सीट है वो है आराम बाग सीट। सबसे पहले जरा देखिए कि इस सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर हैं, क्योंकि जो आरामबाग सीट है वो पश्चिम बंगाल की वो सीट जहां हॉट सीट और कई चेहरे मैदान में। देखिए सरा, अरुण कांति दिगर बीजेपी की तरफ से मैदान में है, टीएमसी की तरफ से मिताली बाग मैदान में है और सीपीआईएम की तरफ से विप्लव कुमार मोइत्रा मैदान में है। हालांकि वहां मुकाबले में सीपीआईएम कितनी है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस कई जगहों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आती है, लेकिन आरामबाग सीट उसमें नहीं है। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। और बिल्कुल पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया विजेंद्र, 2014 में 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी में 2019 में यहां पर खेला कर दिया था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। काफी आश्चर्यजनक वो प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। बहरहाल 2014-2019 की बात कर लेते हैं। वोटिंग पैटर्न यहां पर किस तरीके से रहा है और कैसे खेला भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में किया था, उसके बाद आप देखिए। सबसे पहले 2014 की हम बात कर लेते हैं।
अपरूपा पोद्दार को मैदान में उतारा गया टीएमसी की तरफ से। 55.71% मत प्रतिशत इनका रहा। तो दूसरी तरफ यहां पर सीपीआईएम के प्रत्याशी शक्ति मोहन मलिक के बीच यहां पर मुकाबला था, लेकिन वो जो मुकाबला था इतनी ज्यादा टक्कर नहीं दे पाए जो विपक्षी कैंडिडेट थे। 30% के करीब इनका मत प्रतिशत यहां पर रहा। 2014 के बाद अब 2019 का हम जिक्र कर लेते हैं और 2019 में आप देखिए अपरूपा पोद्दार को एक बार फिर से टीएमसी ने मैदान में उतारा तो 44.15% इनका वोट प्रतिशत रहा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यहां पर तपन रॉय को मैदान में उतारा गया और आप देखिए कितना कड़ा यहां पर मुकाबला रहा। 44.08% का मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का रहा। तो यहां पर काफी करीबी मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी हार गई। बिल्कुल, लेकिन दीपिका बीते 5 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी ने लगातार वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने जिम्मेदारियां संभाली है। बीते 6 महीने में 40 से ज्यादा बार दोनों नेताओं के दौरे वहां अलग अलग तरीके से हुए हैं। बहरहाल बनगांव का रुख करते हैं। बनगांव में कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। शांतनु ठाकुर बीजेपी की तरफ से मैदान में बड़े चेहरे हैं, जबकि विश्वजीत दास टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप कुमार बिस्वास चुनावी मैदान के अंदर है। दरअसल ये हिस्सा बारासात संसदीय क्षेत्र के तहत आता है, लेकिन परिसीमन 2009 की रिपोर्ट में बनगांव को अलग से लोकसभा क्षेत्र घोषित किया गया था। तब से लेकर अब तक इस सीट पर टीएमसी का कब्जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद 2015 में उपचुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता ठाकुर कामयाब रही और 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शांतनु ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर को मात देते हुए जीत हासिल की। और क्या शांतनु ठाकुर जीत को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट को बरकरार रखा गया है। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। तो बनगांव की वर्तमान स्थिति आपने बयां कर दी है, लेकिन भूतकाल की स्थिति किस तरीके से रही है वो हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं। 2014 में किस तरीके से वोटिंग पैटर्न यहां का रहा है वो आप देखिए। यहां पर कपिल कृष्ण ठाकुर को टीएमसी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। 43.28% इनका मत प्रतिशत रहा था। दूसरी तरफ सीपीआईएम की तरफ से देवेश दास को मैदान में उतारा गया, लेकिन हार गए। 31.77% इनका वोटिंग पैटर्न यहां पर रहा है। लेकिन 2014 के बाद 2019 की बात करना भी बहुत जरूरी है और 2019 में कैसा प्रदर्शन किसका रहा वो आप देखिए। ये शांतनु ठाकुर को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, जो इस बार भी प्रत्याशी हैं। हालांकि 48.85% यहां पर वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का। टीएमसी से इस सीट छीन ली थी बीजेपी ने। दूसरी तरफ टीएमसी की प्रत्याशी ममता ठाकुर 40.92% इनका वोट प्रतिशत यहां पर रहा और टीएमसी की कैंडिडेट हार गई। बिल्कुल, आगे बढ़े, बैरकपुर लोकसभा सीट का जिक्र करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। क्या कुछ ट्वीट किया ये आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा संवेदनशील और वो न सिर्फ वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात करते हैं, बल्कि ट्वीट उन्होंने क्या कुछ किया है ये भी आपको दिखाते हैं। जरा वो भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ एक्स पर लिख रहे हैं। लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, महिला और युवा वोटर्स जरूर मतदान करें, सभी रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। मतदान की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और 7 बजे से मतदान शुरू होने और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं वहां के लिए अपील कर रहे हैं कि सभी घरों से बाहर निकले, मतदान करें और अपने मत का इस्तेमाल करें। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैरकपुर लोकसभा सीट की। सबसे पहले जरा देखिए यहां पर कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर हैं। यहां बीजेपी की तरफ से अर्जुन सिंह चुनावी मैदान में है, जबकि यहां टीएमसी की तरफ से पार्थ भौमिक मैदान में है। और अगर बात सीपीआईएम की करें तो देवदूत घोष चुनावी मैदान के अंदर है। दरअसल बैरकपुर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अहम गवाह है। बैरकपुर की धरती आजादी की लड़ाई के तमाम घटनाओं की चश्मदीद है और इस शहर में बने स्मारक बाकायदा इसकी तस्दीक करते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले निहाटी में जन्मे हैं। इस सीट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है
और नेताजी बोस ओपन यूनिवर्सिटी यहां पर है। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक गढ़ के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सियासी गढ़ किसका? बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से बता देते हैं 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से रहा है। बात सबसे पहले 2014 की कर लेते हैं और 2014 में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्टियों की तरफ से किन कैंडिडेट्स को उतारा गया। दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के प्रत्याशी थे, 46.07% इनका वोट प्रतिशत रहा। तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम की प्रत्याशी सुभाषिनी अली थी, 26.19% इनका वोटिंग प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ 2019 की हम बात कर लेते हैं 2014 के बाद। अब आप देखिए कि 2019 में अर्जुन सिंह को मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया। हालांकि सीट को जीत लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 42.82% वोटिंग पैटर्न के साथ अर्जुन सिंह ने जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ टीएमसी के जो कैंडिडेट 2014 में थे दिनेश त्रिवेदी, उनको हार का सामना करना पड़ गया। महज 41.48% इनका वोटिंग पैटर्न रहा है। बिल्कुल दीपिका, आगे बढ़ते हैं और हुगली लोकसभा सीट का रुख करें। उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ किया है देखिए। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मतदान करें, सभी वर्गों के कल्याण और सुरक्षा के लिए मतदान करें, ऐतिहासिक मतदान करें। मतदान की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मतदान की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और दरअसल ये बताता है कि ये नेता राजनीति में किस तरीके से रचे बसे हैं। उनको पता है कि राजनीति क्या है, उनको पता है कि एक वोट की कीमत क्या है, और इसीलिए मतदान शुरू होने से 20 मिनट पहले सभी मतदान की अपील करते हुए। लेकिन अब बात करें पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की। हुगली का रुख करते हैं। हुगली से कौन कौन कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर है। सबसे पहले देखिए, लोकेट चटर्जी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, रचना बनर्जी टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और मनदीप घोष ये सीपीआईएम की तरफ से चुनावी मैदान में है। और एक दौर हुआ करता था जब हुगली शहर भारत में व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। 2019 के जनादेश की बात करें तो बीजेपी के लोकेट चटर्जी यहां चुनाव जीती थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की रत्ना डे को चुनाव हराया था। इस बार लोकेट चटर्जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। तो देखिए, लोकेट चटर्जी एक बार फिर से जीत के इरादे से जाहिर सी बात है उतरी होंगी, लेकिन बीते 2 बार की अगर हम बात कर लें 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से रहा है वो जल्दी से बता देते हैं। 2014 का सबसे पहले जिक्र करेंगे। डॉक्टर रत्ना डे टीएमसी की प्रत्याशी जीत गई थी, 46.11% यहाँ पर वोटिंग पैटर्न उनका रहा। दूसरी तरफ सीपीआईएम के प्रत्याशी प्रदीप साहा मैदान में उतरे लेकिन हार गए। महज 31.92% वोट प्रतिशत के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ा। अब 2014 के बाद 2019 की जल्दी से बात कर लेते हैं। 2019 पर नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को टीएमसी से छीन लिया था। लोकेट चटर्जी यहां पर जीती थी, 46.06% यहां पर मत प्रतिशत इनको मिला। दूसरी तरफ टीएमसी की कैंडिडेट डॉक्टर रत्ना डे मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार वो हार गई। 41.03% इनका वोटिंग पैटर्न रहा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हावड़ा लोकसभा सीट की। वैसे तो हावड़ा ब्रिज देश भर के अंदर प्रसिद्ध, लेकिन सियासत कितनी मजबूत है। सबसे पहले कैंडिडेट जरा देखिए। यहां बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रवि चक्रवर्ती को मैदान में उतारा गया है। टीएमसी की तरफ से प्रसून बनर्जी चुनावी मैदान में है, और सीपीआईएम की तरफ से यहां कैंडिडेट मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए। बहरहाल हावड़ा का ब्रिज पूरी दुनिया में विख्यात है और हावड़ा हुगली नदी के पश्चिम तट पर बसा है। कोलकाता और हावड़ा को हावड़ा ब्रिज ही जोड़ता है। हावड़ा में एक अहम रेलवे और ट्रांसपोर्ट हब है जो बंगाल के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करता है। और हावड़ा वैसे भी एक इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में जाना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के प्रसून बनर्जी चुनाव जीते थे, लेकिन क्या रवि चक्रवर्ती यहां बाजी को पलट देंगे, ये जनता को तय करना है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल विजेंद्र, शुरुआत 2014 से ही करेंगे। 2014-2019 के वोटिंग पैटर्न को अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2014 में किस तरीके से यहाँ पर किस पार्टी के प्रत्याशी का कैसा प्रदर्शन रहा था। 43.79% मतदान प्रतिशत के साथ प्रसून बनर्जी टीएमसी के कैंडिडेट यहाँ पर जीत गए थे। तो दूसरी तरफ सीपीआईएम के प्रत्याशी श्रीदीप भट्टाचार्य हार गए थे। महज 26.13% इनका मत प्रतिशत रहा। लेकिन अब 2014 के बाद 2019 की बात भी कर लेते हैं। 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ पर टीएमसी के प्रसून बनर्जी ने जीत हासिल की। एक बार फिर से 47.18% मत प्रतिशत के साथ वो जीत गए थे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणधीर सेन गुप्ता को मैदान में उतारा गया, लेकिन बीजेपी हार गई। बीजेपी के कैंडिडेट को 38.7% वोट प्रतिशत मिला था।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं श्री रामपुर लोकसभा सीट की। सबसे पहले जरा देखिए यहां से कैंडिडेट कौन कौन है। यहां बीजेपी की तरफ से कबीर शंकर बोस को मैदान में उतारा गया है, टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी को मैदान में उतारा है और सीपीआईएम की तरफ से दीपिस्ता धर को मैदान में उतारा है। कल्याण बनर्जी, आपको ध्यान होंगे, हाल ही में काफी विवाद में उस वक्त आए थे जब उन्होंने राज्यसभा लोकसभा के बाहर आकर मिमिक्री की थी, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। उसके बाद काफी सियासी बवाल हुआ था, वही कल्याण बनर्जी है। बहरहाल ये जो क्षेत्र है श्री रामपुर संसदीय क्षेत्र, ये हावड़ा और हुगली जिले के तहत आता है। 2019 में 11 कैंडिडेट मैदान में थे और कल्याण बनर्जी यहां चुनाव जीते थे। बहरहाल इस बार कौन चुनावी मैदान में बाजी मारेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। और बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये बता रही हमारी सहयोगी दीपिका। 14 से ही कर लेते हैं और 2014 में किस तरीके से किस पार्टी के कैंडिडेट को कितना मत प्रतिशत मिला है वो हम जल्दी से बता देते हैं। 2014 की आप देखेंगे यहां पर कल्याण बनर्जी टीएमसी के कैंडिडेट थे, 40.39% वोटिंग पैटर्न इनका देखने को मिला। दूसरी तरफ सीपीआईएम के तीर्थंकर रे मैदान में थे लेकिन हार गए थे, महज 28.42% वोट प्रतिशत इनको मिला। अब आगे बढ़ते हैं, 2019 की बात करते हैं और 2019 में आप देखेंगे किस तरीके से टीएमसी की तरफ से एक बार फिर से कल्याण बनर्जी को मैदान में उतारा गया, 45.5% वोट प्रतिशत रहा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवजीत सरकार को चुनावी मैदान में उतारा गया लेकिन हार गए, 38.47% सिर्फ मतदान प्रतिशत।